ये हम बात कर रहे थे, चलिए इसके बाद में थोड़ा सा बाद में एग्जाम्पल भी देखेंगे और इस तरह चीजें समझ आ जाएंगे। तो कंडीशन स्टिमुलस जो है वो इसको सी एच बोल रहे होते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स सी है आर, और अनकंडीशन स्टिमुलस यू एच, और अनकंडीशन जो है वो रिस्पॉन्स यू एच आर, ठीक है। यू आर बोल रहे यू यू सी आर, ठीक है, यू सी एच यू सी आर इस तरह से। अच्छा इसके बाद देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा आइडिया मेरे ख्याल आपके जहन के अंदर बैठ गया होगा, किसी को थोड़ी कंफ्यूजन अभी स्टिल है, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम बड़ा लग जाता है, और आप यूँ कीजिएगा कि जो वीडियो एक तो ये भी आपको मिल जाएगी, और इसकी मैं वैसे जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा बहुत ही सुनिएगा, ये हाँ ये कंसेप्ट जरूरी बहुत है। ये साइकोलॉजी आप कर रहे हो, एजुकेशन साइकोलॉजी, और आपको अनकंडीशनल कंडीशन स्टिमुलस का फर्क ना पता चल रहा हो, तो समझे आपने साइकोलॉजी सीखी कोई नहीं है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये कंडीशनिंग का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्लासिकल कंडीशन के अंदर 5 टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं: एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्विजिशन होता है किसी यानी कंडीशन का लग जाना, ठीक है, रिस्पॉन्स एट न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी बेल के बजने के ऊपर डॉग के मुंह से जो सलाइवा आ रहा था, बेल के बजने के ऊपर डॉग यानी अभी खाना नहीं आया, जस्ट बेल बजी है और बेल के बजने से ही डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक कंडीशन कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन स्टिमुलस होगा, तो इसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। अन जिसे बोल कह सकते हैं आप कंडीशन स्टिमुलस के न्यूट्रल चीज के ऊपर सलाइवा का आना, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि उसकी एक्विजिशन हो गई है, इसकी वो एसोसिएशन कैम हो गई है इसकी। सेकंड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन ये है कि जब भी वो बेल बजेगी, स्लाइवेशन ऑन एनी बेल एंड लीव, कि किसी भी बेल बजेगी और उसके मुंह से सलाइवा का आ जाना, ये जनरलाइज हो गया, ये जो कंसेप्ट उसके माइंड के अंदर बैठ गया। तो जब जनरलाइज हो गया, उसने अपने आप को माइंड के अंदर स्केच बना लिया है कि जब भी बेल बजेगी मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, और उसकी वजह से उसको सलाइवा आ जाता है। ये जनरलाइज कर लो, जनरलाइज होता है जो उसने एक अपने ऊपर मुकम्मल एक चीज कार्य कर ली है। डिस्क्रिमिनेशन, अब वो क्या करता है, ये बहुत से तजर्बात वो करता है ये पाब्लो था। अब वो बेल चेंज करता है, यानी 4-5 किस्म की बेल, कभी वो जैसे टोन नहीं होती कोई, आप जैसे मोबाइल की टोन बदलते हैं, तो बेल की जो है ना वो कभी कोई बेल बजाता है कभी कोई, और उन बेल के दरमियान ना वो किसी एक खास बेल के ऊपर खाना देता है, बाकी बेल ऐਵੇਂ ही बजाता है। यानी एक दिन उसने बेल बजाई खाना नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन उसने बेल बजाई खाना दे दिया, और चौथे दिन पांचवें दिन फिर उसने अगले हफ्ते दी, तो इस खास बेल जब बजाई तो तब खाना दिया, अदरवाइज बाकी बेल बजाने से उसने खाना नहीं दिया। तो अब डॉग इस काबिल हो गया कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि रियल बेल कौन सी है, किस बेल को मुझे खाना मिलता है। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन कहते हैं एंड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी पूरा हफ्ता, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बेल बजती रही और खाना जो है वो नहीं मिलता। यानी शुरू शुरू में बेल बजती थी तो उसके मुंह से डॉग के मुंह से सलाइवा आता था कि मुझे खाना मिलेगा, लेकिन खाना वो देते कोई नहीं है। अब ऐसा ऐसा 4 दिन 5 दिन, अब ऐसा ऐसा डॉग की जो मोटिवेशन है ना, यानी उसकी जो कंडीशनिंग थी कंडीशन कम होती जाएगी, एक्टिव रिस्पॉन्स एंड होता जाएगा, और इवन 2-3 हफ्ते के बाद बेल बजेगी, डॉग के कान भी नहीं खड़े होंगे, डॉग को परवाह ही नहीं होगी कि बेल तो है बजती रहती है, मुझे कौन सा इसके ऊपर खाना मिलता है। तो इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन, यानी किसी रिस्पॉन्स का गायब हो जाना, खत्म हो जाना। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फिर ऐसे हुआ कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बेल बजती थी, खाना नहीं मिलता था, डॉग अपने सुकून से बैठा रहता। फिर एक दिन बेल बजी और बेल के साथ ही खाना मिल गया। अब फिर डॉग ने खाना खा लिया, अगले दिन फिर बेल बजी, तो डॉग कुछ चौंकेगा कि यार ये जो बेल बजी है ना, कल बेल बजी थी मुझे खाना मिला था, अब वो पुरानी जो उसकी कंडीशनिंग हो गई थी वो दोबारा उसकी कंडीशनिंग जिंदा होने लगी। और ऐसे कौन नहीं निकल, यानी ऐसा ऐसा दोबारा उसका जो पुराना कंडीशनिंग था, जो पहले कंडीशनिंग हुई थी, वो कंडीशनिंग एक्विजिशन जो हुई थी पहले, वो अब एक्विजिशन खत्म हो रही है। तो अब वो क्योंकि खत्म हो गई थी, अब दोबारा उसने जो देना शुरू कर दिया, फिर वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गई, तो दोबारा रिकवरी होनी शुरू हो गई। तो ये कुछ टर्म्स हैं, उम्मीद है यहाँ से भी किसी को क्लैरिटी हुई होगी आपकी। तो ये मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑटोमेटिकली ट्रिगर रिस्पॉन्स, अनकंडीशन ऑटोमेटिक, यानी उसके अंदर कंडीशन नहीं है, गोश्त का आना, खाने का आना और उसके बदले के अंदर सलाइवा निकलना अनकंडीशन है, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स ये है कि उसके मुंह से सलाइवा का नाम अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा कि न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल यानी बेल एक न्यूट्रल चीज है। आप खुद सोचो ना कि बेल के ऊपर तो मुंह से सलाइवा आना बनता ही नहीं है,
एक न्यूट्रल चीज के ऊपर आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, यानी बेल दी है तो कंडीशन, और उसके बदले के अंदर क्या हुआ, उसकी सलाइवेशन मिल गई, बेल के बदले पे सलाइवेशन आ गई, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और न्यूट्रल स्टिमुलर डजंट इक्वल टू नेचर स्टिमुलर। नेचर ये होता है ना कि जो इनवॉलेंट, यानी जिसके अंदर हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, भूखे डॉग के सामने खाना आए, उसमें सलाइवा आना, ये था कि नेचर स्टिमुलस था। और न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होगा कि बेल बची है, उसको सलाइवा आया, बेल और सलाइवा जाने का कोई ताल्लुक नहीं, न्यूट्रल चीज है, ठीक है। इसके अलावा इसकी फेजेस वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, मुसलसल जो काम हो रहा होता है, डिलेड कंडीशनिंग, कि कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, ये चीजें आप इसको वीडियो में देख लीजिएगा, ये कोई नहीं इतने important है। और ये भी इसको छोड़ दें। इसके बाद हम इसके एट द एंड मैंने क्वेश्चन आंसर पिछले बल के दिए हैं, ऑपरेंट के अंदर दिए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे दिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से। कुछ कंसेप्ट आपको जो समझ आ गया है, इसका जो पावलो की थ्योरी का था, क्लासिकल कंडीशनिंग का, सेम वही कंसेप्ट इधर है, लेकिन इधर थोड़ी सी बात उलट हो रही है। तो ये हम देखते हैं कि क्या बात जो है वो उधर है और इधर नहीं है, तो क्या उससे क्या मुख्तलिफ है। पहले देखने इस जो थ्योरी है बी एफ स्किनर की, इसको प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। अच्छा, अगर वो आपको कहता है पेपर के अंदर इस तरह के सवाल हमारे पंजाब पब्लिक सर्विस के अंदर देखे गए हैं, इसमें कहते हैं कि ये एक तो प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी की थ्योरी कहा जाता है, ये बी एफ स्किनर की ऑपरेशन थ्योरी को कहा जाता है। इस थ्योरी के जरिए हमें जो है ना वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का, इस तरह की जो बातें करता है वो प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर को, आईसीटी के रिलेटेड जो बातें होंगी आपने उसको बी एफ स्किनर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। ये जो था अमेरिका का था, जबकि हमने पाब्लो कहा था और रशिया का था, ये अमेरिका का था। और इसका नाम बोरहस फ्रेडरिक स्किनर 1948 के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसने एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर किए थे। लेकिन हमने पहले थॉर्नडाइक की बात की थी, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे कैट के ऊपर। फिर हमने पाब्लो की बात की, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग के ऊपर। फिर अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो है वो स्किनर की, तो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे रैट के। अच्छा, बेसिकली जो है ना, ये इसने एक्सपेरिमेंट दो और चीजों के भी किए थे। एक और चीज से जो है ना पिजन नहीं है, कबूतर, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। और उसने उसके क्या किया था, आग की शेप से ना एक जगह पे उसने दाने चुन लिए थे। और वो जो है ना, वो जो कबूतर है वो पिजन जो है वो चूंज मारता है, और उसके जरिए मतलब उसे जहाँ आठ वाली शेप होता है उसको दाना मिल जाता है, बाकी चूंज उसकी यहाँ ही मारता रहता है। तो बाद से पता चल जाता है, जैसे कंडीशन से पता चल जाता है कि अगर मुझे दाना लेना है तो मुझे इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, इस तरह करके उसने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन वो हमारे कहीं पढ़ाया नहीं गया, हमें एमफिल में भी कोई नहीं पढ़ाया गया था। तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने तीन प्राइमरी लॉ की बात की थी, जिसके अंदर हमारा सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये जो थ्योरी है ये लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस कर रही है, बाकी ये बिहेवियरिस्ट था, थ्योरी भी बिहेवियरिज्म वालों की है। और पिजन की बात भी हमने कर ली है पहले। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, उसको हमने कहा था एस एस थ्योरी, इसको हम कहते हैं आर एस थ्योरी। ये जो ओपन कंडीशनिंग है इसको आर एस थ्योरी कहते हैं। इसके अंदर रिस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस बाद में होता है। यानी अब इसको पहले मैं यहीं से बताता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ों की वजाहत करता हूँ। वहां पे क्या था, जो अभी हमने पिछली डॉग वाली भी में की है, कि डॉग को क्या होता था कि खाना आता था और उससे स्टिमुलस मिलना, खाने का आना स्टिमुलस हुआ, और उसके बदले के अंदर जो है सलाइवा का टपकना, ये क्या था, रिस्पॉन्स था। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है ये पहले है, खाना भी नहीं दिखाया गया उसको। तो वैसे ही ये यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको बैक खिलाऊंगा। ये देखें, एक जो है वो पिंजरे के अंदर समझ लें, या केज के अंदर जो एक बॉक्स, इलेक्ट्रिक बॉक्स उसने जो बनाया था, उसके अंदर उसने एक रैट को जो है ना, वो व्हाइट रैट को उसके अंदर जो है वो कैद कर दिया। अब उसको व्हाइट रैट को जो है ना वो यहाँ से शॉक, नीचे शॉक मतलब बिजली की करंट वगैरह भी उसको लगाते हैं। और वो जो है ना इधर उधर रैट जो है ना उसे स्कूल से नहीं बैठने दिया जाता। रैट जो है ना इधर उधर अपनी मारता है, टौने मारता है उसमें। अच्छा, इधर उधर पाँव, हाथ पाँव मारता है, और यकदम उसका ना पाँव एक जगह पे लगता है इसका रैट का, और उसके बदले में रैट को जो है वो क्या मिलता है, खाना मिल जाता है। यानी रैट में तो अपनी वो मूवमेंट कर रहा है,
और उसकी मूवमेंट के बदले के अंदर उसको खाना मिल गया। रैट बड़ा खुश हो गया कि ये मुझे जो है ना वो कहीं, अब वो रैट अगली दफा फिर ट्राई करेगा और फिर वो उसी जगह उसका जब भी पाँव लगेगा तो उसको उसके बदले के अंदर। अब जो रैट का है यानी ये यहाँ पे देखें सर ये रिकॉर्डिंग रख दें। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इससे पहले ही कर दी थी। सर, नहीं कोई, अच्छा हाँ ठीक है चल सर। रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है जी। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे वो डॉग जो कैट है, जो सॉरी रैट है, रैट की हरकत करना ये उसका है रिस्पॉन्स है। अभी उसको कुछ खाना तो नहीं मिला ना, वो यानी खुद हरकत कर रहा है, इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, ये उसका रिस्पॉन्स है। और इसके बदले में जब लीवर को प्रेस हो जाता है और उसके बदले में उसको खाना मिल जाता है, ये उसको स्टिमुलस हो, ठीक है। और यानी कि उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स पहले है और उसके बदले के अंदर जो है वो स्टिमुलस जो है वो बाद के अंदर, इस चीज को हम इस तरह देखते हैं। अब पिछली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर बिहेवियरिस्ट हैव टू टाइप रिस्पॉन्डेंट, वो जो स्टिमुलस हो गया रिस्पॉन्डेंट, और फिर उसके बदले में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। अच्छा जी, ऑपरेंट, कंडीशनिंग, स्टिमुलस अननोन और कॉन्शियस कंट्रोल। स्टिमुलस अननोन है यानी वो जो रिस्पॉन्स का दे रहा है, रिस्पॉन्स में बताता है, आप देखें ना वो रैट हरकत कर रहा है, रैट टांगे मार रहा है कि मैं इस बॉक्स से कैसे निकलूं। अब इस बॉक्स को निकलने के दौरान उससे कहीं पे कोई पाँव लगता है और उसके बदले के अंदर उसको जो है वो खाना मिलता है। अब जो स्टिमुलस है उसका अननोन है, वो जो खाना उसका स्टिमुलस है और उसको जो पहले हरकत करना है वो रिस्पॉन्स है, तो खाना उसके लिए स्टिमुलस अननोन है, उसे नहीं पता कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। Through upward conditioning, an individual makes an association between a particular behavior, यानी इसके एक खास बिहेवियर के लिए बार में जब बार बार वो टांगे मारेगा उसको पता चल जाएगा कि जब भी मैं मारता हूँ मुझे इसके बदले में खाना मिलता है। तो रिस्पॉन्स पहले करेगा, कंडीशनिंग बाद में होगी। यहाँ पे स्किनर प्लेस द हंग्री रैट इन बॉक्स विच हैज लीवर एंड अ फूड ट्रे इन अ कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। यानी वो एक हंग्री रैट को एक डब्बे के अंदर बंद कर देता है और वो जो है फूड ट्रे बाहर होता है, और जब वो लीवर को प्रेस करता है, उस लीवर के प्रेस करने के साथ ही उसे फूड जो है एज ए रिवार्ड के तौर पे मिल जाती है। ये एक्सपेरिमेंट किया था इसने स्किनर ने, और इसको यहाँ पे बिहेव फिर क्योंकि उसको खाना मिला था तो वो फिर अगली दफा फिर ट्राई करेगा, फिर अगली दफा फिर ट्राई करेगा, बार बार जो है वो रैट इस पर हरकत करेगा कि इसके बदले उसे खाना मिलेगा। तो हमने लास्ट इफेक्ट के अंदर क्या बात की थी कि वो चीज वो काम जो हमें अच्छा लगता है हम उसको बार बार करते हैं। तो खाना जब चूंकि उसको मिल जाता है तो रिवार्डेड बिहेवियर, बिहेवियर इज रिपीटेड, यानी वो खाना मिल जाना इसकी वजह से बार बार जो है वो हरकत करता है। तो इसको हम ये आर एस को एक्टिविटी। अच्छा, अपन कंडीशनिंग के अंदर ना दो तरह की जो है उसमें एक दो टाइप्स बोल रहे हैं, टाइप्स तो नहीं, दो तरह की इससे बात हो रही है, री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है। रीइंफोर्समेंट की फर्दर उसने कहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट के अंदर उसने बात की है पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। यानी आपको इसकी थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कंसेप्ट मिलता है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि आगे फर्दर दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पनिशमेंट की भी दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इस कंसेप्ट को मैं यहीं पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले एग्जांपल देता हूँ फिर आपको बात बताता हूँ। हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आप समझ लें एक मोटिवेशन है, मुझे तो आपकी लग रही है। अच्छा जी, पॉजिटिव, पहले हम ये बात करते हैं, इसके एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए कि मेरा बच्चा है और उसने जो है वो नाइन्थ क्लास के अंदर ना बहुत अच्छे पेपर दिए और उसका A+ ग्रेड आ गया। मैं उस बेटे को कहता हूँ माशाल्लाह बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आप, मैं चाहता हूँ कि आप 10th क्लास के अंदर भी इसी तरह परफॉर्म करें। इस बुनियाद पे मैं आपको जो है वो बाईसाइकिल ये मेरी तरफ से ये आपके लिए तोहफा है। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, यानी मैंने ये उसको क्या कर दी, मैंने यहाँ पे उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दी। ये क्या हो गई, यानी मैंने उसको एक चीज दी इनाम के तौर पे, जो उसने पहले, अब उसे नहीं पता था कि मुझे जो मैं इम्तिहान दूंगा 9th का उसके बाद मुझे जो है वो साइकिल मिलेगी, उसे नहीं पता था। तो यानी रिस्पॉन्स उसका पहले था, उसके बदले में स्टिमुलस हमने दिया, हमने उसको साइकिल इनाम के तौर पे दे दी। फिर आ जाते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। बच्चे को मैंने साइकिल दी थी कि ताकि वो मेहनत करे। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है मुसलसल साइकिल में लगा रहता है, हर वक्त साइकिल को चलाए रखता है, पढ़ाई से ठीक दूर होता जा रहा है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 10th क्लास के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करे। मैं बेटे से साइकिल वापस ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आप 10th के पेपर दे लो अच्छी तरह, पेपर नजदीक है, मेहनत करो,
जब आप पेपर दे लोगे ना, आपके पेपर अच्छे हो गए, आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो फिर मैं आपको साइकिल वापस कर दूंगा, नहीं तो जो है साइकिल वापस नहीं मिलेगा। यानी मैंने आर्जी तौर पे उसके लिए वो चीज वापस ले ली, ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाएगी। दोनों के अंदर मेरा पर्पज क्या था? मेरा पर्पज ये था कि बिहेवियर को इंक्रीज करना, बिहेवियर को इंक्रीज करना। इन दोनों में मेरा पर्पज ये था कि बच्चा और मेहनत से पढ़े। और पहले पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के अंदर भी यही मकसद था, नेगेटिव के अंदर भी यही मकसद था। मैंने साइकिल दी भी इसलिए कि वो और मेहनत से पढ़े, मैंने साइकिल उससे वापस भी इसीलिए ली कि वो और मेहनत से पढ़े और इस तरफ तवज्जो न दे। तो ये हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गए। उम्मीद है इसकी बात की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर ना समझ आई हो तो इसको थोड़ा बाद में पूछ लीजिएगा, ताकि ज्यादा हमारा टाइम ना हो। मैं दोबारा इस स्लाइड पे आ जाऊंगा, दोबारा बता दूंगा। अब आ जाते हैं पनिशमेंट के अंदर आ जाते हैं। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट यहाँ पे मारने वाली बात नहीं है। पनिशमेंट से मुराद है कि वो बिहेवियर को हमने डिक्रीज करना है, ठीक है? पनिशमेंट के अंदर बिहेवियर, अब इसके अंदर भी पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। अच्छा, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि मेरा जो बच्चा है, यानी स्टूडेंट समझ लेंगे, या स्टूडेंट लगा लें, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि स्टूडेंट है, वो काम कोई नहीं करके आता, और मैं कहता हूँ कि बेटा आप काम नहीं करेगा ना जो काम, उसको जो है वो डबल मिले। जैसे मेरे अपने जो क्लास के अंदर जो मेरे फेमस फेमस से मुराद है, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो मैं उनको जो है ना, वो जिसको एक चपेट मारनी है तो अपने फेमस जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको मैं दो चपेटे मारता हूँ कि ये आपके लिए एक बोनस है। अब यहाँ पे क्या है कि वो स्टूडेंट जो काम करके नहीं आता, तो टीचर उसको क्या करता है कि उसको ज्यादा होमवर्क देता है कि आप डबल होमवर्क करके आओगे, ये आपकी सजा है क्योंकि आप ये काम नहीं करके आए। बेसिकली मैं उसको क्या है कि जो उसकी आदत उसको ठीक करना चाह रहा हूँ। या देखें, आप सुबह सवेरे अलार्म लगाते हैं, अब 5 बजे मैंने उठना है, मैं 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ, हालांकि उस समय मुझे नींद भी मजे से आई होती है, अलार्म की आवाज भी इतनी अजीब सी है कि मुझे उससे नफरत है, लेकिन मैं उस नफरत वाली आवाज वाला अलार्म इसीलिए लगाता हूँ कि मैं वहां उस वक्त उठना चाहता हूँ। मैं अपने जो मेरी ना उठने की शिफ्ट है सुबह के टाइम, उसको खत्म करना चाहता हूँ। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट होगी कि किसी अवर्सिव चीज को, अनप्लेजेंट चीज को एज ए स्टिमुलस देना किसी अच्छे काम को करने के लिए, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर क्या होगा कि जहाँ पे हम रिमूविंग प्लेजर स्टिमुलस टू इंक्रीज लर्निंग, यानी हमने एक बच्चे को दिया था, जैसे वो ये साइकिल वाली एग्जांपल ही ले रहे हैं, साइकिल मैंने बच्चे को दिया था पिछली जो रिइंफोर्समेंट में, और साइकिल मैंने वापस ले लिया था नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के अंदर। लेकिन वो जो साइकिल लिया था मैंने आर्जी तौर पे लिया था, यहाँ पे मैं चीज परमानेंट तौर पे ले लेता हूँ, इसे नेगेटिव पनिशमेंट बोलते हैं। मिसाल की आज ये लगा लें कि मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, तो बेटा ये मोबाइल है, आप ये क्योंकि अच्छे नंबर लिए हैं तो ये आपके पास अब मैं देख रहा हूँ बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, उसको पढ़ाई के साथ तवज्जो नहीं है, तो मैं उससे मोबाइल वापस ले लेता हूँ कि आप तो बिल्कुल पढ़ते नहीं हो और मोबाइल मुझे वापस कर दो। और ये जहाँ पे चीज में परमानेंट ले लेता हूँ। अच्छा, ये याद रखें, नेगेटिव के अंदर चीज को वापस लिया जाता है, पॉजिटिव के अंदर चीज दी जाती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हमने इनाम दिया था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के और पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर हमने होमवर्क दिया, यानी अवश्य चीज जो उसको अच्छी नहीं लगती वो दे दी। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हमने चीज वापस ली थी, लेकिन वो आर्मी तौर पे ली थी। और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर हम चीज वापस लेंगे, लेकिन परमानेंट तौर पे लेंगे। कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी देख लीजिएगा, इतना टाइम के अंदर जो है ना इतना ही समझाया जा सकता है। खैर, अच्छा, तो प्राइमरी कुछ रीइंफोर्समेंट होती है, कुछ सेकेंडरी होती है। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट यानी मोटिवेशन की समझ लो टाइप है ना, रीइंफोर्समेंट को मोटिवेशन भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट यानी जैसे भूख लगना, ये थ्रस्ट है, नीड है, ये एयर है, यानी वो चीजें जिनके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है, वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होगी। और सेकेंडरी होगी, मुझे शाबाश मिल जाए, मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, अच्छे ग्रेड मिल जाए, ठीक है। और ये वाला एक ये बड़े सवाल अक्सर आ सकता है कि प्राइमेट प्रिंसिपल क्या होता है। आपने पहले आपको बताओ कि प्राइमेट प्रिंसिपल की बात हमने जो है वो पढ़ी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। और प्राइमेट प्रिंसिपल ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर आर यूज टू रीइंफोर्स लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, मेरा बेटा जो है ना, वो रोटी नहीं खाता, और वो कहता है मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने रोटी नहीं खानी। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बेटे, आप यूं करो, आप पहले जो है ना वो रोटी खा ले, अगर आप रोटी खाएंगे तो इसके बदले में आइसक्रीम दूंगा, ठीक है। यानी जो एक, अब जो रोटी है, जो ब्रेड है, ये लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, यानी बच्चे का दिल नहीं करता रोटी खाने को, उसको दिल करता है हाई फ्रीक्वेंसी आइसक्रीम खाने को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज खा लो, यानी रोटी खा लो। ये सब कहते हैं बच्चे को कि बेटा बच्चा आजकल तो जो है ना बड़ी एग्जाम्पल फिट आती है, मोबाइल वाली फिट आती है, बच्चे कहते हैं मोबाइल चाहिए, कार्टून देखनी। तो मैं कहता हूँ बेटा
आप पहले होमवर्क मुकम्मल कर लें। जब आपका होमवर्क हो जाएगा कंप्लीट, उसके बदले में बाद में हम आपको मोबाइल दे देंगे। अब बच्चा जो है वो होमवर्क यानी वो लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, बच्चा उस काम को नहीं करना चाहता, उस काम को करता है इस वजह से करता है कि वो बाद में क्या अचीव करना चाहता है, वो आइंस्टाइन या अपना मोबाइल हासिल करना चाहता है, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर जिसको उसको दिल करता है वो लेना चाहता है। ठीक है, उम्मीद है इसका पता चल गया होगा। री इन्फोर्समेंट पनिशमेंट के ऊपर हमने बहुत बात की। पनिशमेंट अच्छा, वैसे जो जनरल रेकमेंड करते हैं ना, तो कहते हैं कि जो री इन्फोर्समेंट है ये एक अच्छी चीज़ है, इसे बार बार होना चाहिए, और पनिशमेंट एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको जो है ना वो स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, स्किनर ने कंक्लूड किया क्या कि पनिशमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करती, और फिर री इन्फोर्समेंट अच्छा काम करती है, और चिल्ड्रन आर इमिटेट, चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है वो कॉपी करते हैं। इसके अलावा कुछ ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये टॉपिक अक्सर छुड़वा देते हैं, हमें भी छुड़वा दिया गया था, लेकिन क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा देखा है तो मैं इसके मुतालिक बता देता हूँ आपको। लास्ट स्टेप है कि शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होते हैं। तो ये इसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर शेड्यूल, एक तो कंटिन्यूस, एक पार्शल, पार्शल की आगे फर्दर टाइप की गई है, एक इंटरवल और रेशो। ठीक है, पार्शल हमारा कुछ जो है, यहाँ आगे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे पास जो है वो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल जो है वो चार तरह के हैं। एक है फिक्स्ड रेशो और एक है वेरिएबल रेशो, एक है फिक्स्ड इंटरवल और एक है वेरिएबल इंटरवल। फिक्स का आपको पता है कि एक चीज जहाँ पे बिल्कुल मुख्तस हो, फिक्स हो, यानी जैसे आप कपड़े ले जाते हैं तो यहाँ फिक्स रेट है, तो वो वाले जो है ना ये फिक्स वाले हो गए। वेरिएबल जहाँ पे चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो वेरिएबल हो गया। इसी तरह फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। चले एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से चीजों की क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। When a student is rewarded after every 5 math problems they complete, फिक्स है, यानी मैंने रिवार्ड फिक्स किया हुआ है। मैंने कहा है कि बच्चों, आप जब भी 5 सवाल मुकम्मल कर दोगे रियाजी के, उसके बदले में आपको 10 मिनट का मैं रेस्ट दूंगा। ठीक है, अब हर 5 सवाल यानी मुसलसल 5 सवाल करने हैं, 5 सवाल करेगा तो उसके बाद रेस्ट मिलेगा। अब जब दूसरी साइड पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ जो एवरेज 5 सवाल कर ले, यानी मिसाल के तौर पे एक सवाल किया, अपने काम में किसी लग गया है, किसी का और मसरूफ हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी उसने 5 सवाल एवरेज किए हैं, उसके बदले के अंदर मैं उसको रेस्ट दे रहा हूँ, तो वो इसके इधर आ जाएगा, फिक्स आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एक एवरेज हो जाएगी। फिफ्थ इंटरवल में आओ, फिफ्थ इंटरवल में अंदर एम्प्लॉय इज गिवन हाफ आवर ब्रेक फ्रॉम वर्क एवरी 3 आवर, उसको आधा घंटा ब्रेक मिलती है हर 3 घंटे काम करने, इंटरवल है ना, हर 3 घंटे के बाद फिर उसको आधा घंटा, 3 घंटे के बाद उसको फिर आधा घंटा, और इस तरह बेबी ईट्स आफ्टर एन एवरेज ऑफ 3 आवर हैव फास्ट, एवरेज 3 घंटे के बाद बच्चे को खाना देते हैं। यानी इधर वेरिएबल के अंदर एवरेज आ जाती है बात, और फिफ्थ के अंदर जो होती है वो फिक्स होती है बात। ठीक है, इसको अगर ना भी करें तो इतना मसला कोई नहीं है। प्राइमेट प्रिंसिपल की बात हमने कर ली है। पनिशमेंट भी है तो गेट डिजायर टाइम, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसके जो है मेरिट डिमेरिट इसकी क्या चीजें हैं। ठीक है, सवालों की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब तक बता दें कुछ बेसिक थोड़ा सा, क्योंकि ये वो कंसेप्ट हैं कि जो हमने हफ्तों के अंदर पढ़े थे, और एक की क्लास के अंदर आधे घंटे में मैंने बिहेवियरिज्म, थॉर्न डाइट की सारी थ्योरीज, जो बिल्कुल नए बंदे हैं जिन्हें इनका बिल्कुल नहीं पता था पहले, तो उनके लिए ये समझने में मुश्किल हुई होगी। आप इसको वीडियो को 1 से 2 दफा सुनिएगा, इंशाल्लाह क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप जो है वो कोई जनरल सवाल करना चाहें तो कर लें, अभी टाइम काफी हो गया है। जी, ये थैंक कौन यू सा है? सर, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं आपने। हाँ, ये नोट्स जो है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि नोट्स मेरा जो है वो प्राउड है। तो उससे मुराद ये है कि मैंने इनको बड़ी मेहनत से बनाया, और ये अपडेटेड नोट्स हैं। मैं अब भी जब भी पढ़ता हूँ, मिसाल के तौर पे ये क्लासिकल कंडीशन मैं किसी बुक से पढ़ूंगा, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज मैं देखता हूँ कि जो अ, मतलब मेरे नोट्स के अंदर नहीं है, उधर है, तो मैं उस चीज को अपने वर्ड्स के अंदर यहाँ पे शामिल कर देता हूँ, और मुसलसल अपडेट होते रहते हैं। नोट्स आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। और जी, ये कौन सा है? सर मैं ये कह रहा था कि हमने जितने भी अभी टेस्ट किए हैं, 34 टेस्ट तकरीबन आपने जो भेजे हैं, वो सारे पंजाब की तरफ से हैं। सिंध के सर कुछ सॉल्व करवा दें। जी बिल्कुल। मुझे ना आज भी एक क्यों? मेरा दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ।
मेरे जी सर। टेस्ट जो है वो 40 तक, आज 3400 टेस्ट शेयर हुआ है ना, तो 40 तक अगले 5-6 दिन जो है ये टेस्ट चलेंगे पंजाब वाले, ठीक है। 41 से जी लेके सर। 50 तक टेस्ट जो है वो सिंध वाले आ रहे हैं, ठीक है। यानी 40 तक भी 5 दिन और सब्र कर लें, 5 दिन हमारे पंजाब के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो सिंध के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जैसे जो टेस्ट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, पहले मैं उनको रिकॉर्ड करवाऊंगा, फिर मैं दोस्तों से आपसे मांगूंगा कि जिनके पास कोई पेपर है सिंध का, और वो अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया चाहते हैं, तो फिर मैं वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह 40 तक, सर 5 दिन के बाद सिंध वाले शुरू हो जाएंगे। सर सिंध के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। आपने वो लेक्चरर का पेपर देखा होगा, अभी रिसेंट का मैंने एडी का दिया था, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, पता नहीं अच्छा क्यों, ये परेशान नहीं मुझे है, समझ में नहीं आ रहा। बात बताऊं आपको। जी जी देखें, जी जी जी। इसमें तो शक कोई नहीं है, पता नहीं आप मेरी बात को बुरा नहीं समझिएगा। पंजाब के अंदर जो है वो कंपटीशन ज्यादा है। जैसे बात है, 12 करोड़ आबादी का ये सूबा है, जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, सिंध के अंदर कम है। यहाँ पे जब मेरिट बनता है ना, तो 75-80 तक मेरिट बनता है रिटर्न के अंदर, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। आप अपने सिंध में देखिएगा कि वहां पे मेरिट भी कम बनेगा। पेपर मुश्किल है तो डेफिनेटली उसके मुताबिक मेरिट भी जो है वो उसी तरह बन रहा होता है, तो मेरिट भी कम बनेगा। ये कोई इतनी नहीं है। हाँ, नो डाउट मैंने देखा है कि वो वोकेबलरी भी मुश्किल यूज करते हैं, पेपर भी कर लेते हैं। अब पंजाब के पेपर बड़े मुश्किल आ रहे हैं। पुराने ये पेपर जो मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ ये बड़े आसान है, अब वाले पेपर पंजाब के बड़े मुश्किल आ रहे हैं। तो इन जो अब 1-2 सालों के अंदर जो अब हुए हैं वो पेपर मुश्किल आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हम सिंध के पेपर करेंगे, तो हम, आपको पता ही है कि कोशिश ये होती है कि हम इर्द गिर्द की चीजें भी जो है वो डिस्कस में लेके आए। तो मेरी कोशिश होगी कि सिंध के पेपर को मैं अच्छी सर तरह सिंध प्रिपरेशन में जो करके है करूँ। ना, जी 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 सर, सर सिंध में जो इंग्लिश पोर्शन है वो तो बिल्कुल आसान है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो जबरदस्त। असल में जो प्रोफेशनल वो दे रहे हैं ना वो बहुत ही मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, समझ में नहीं आता, यूनेस्को आ जाता है और ऐसे ऐसे एब्रिवेशंस जो कभी सुने ही नहीं है। हालांकि दो अच्छा तीन बुक्स अच्छा। पढ़े थे मैंने, लेकिन मतलब आप, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अल्लाह खैर करेगा। देखिए एक तो इंग्लिश में मुसलसल, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में अच्छा हुआ। जी जी देखिए भाईजान एक तो, इंग्लिश में जो है वो विकेबलरी आ रही है, इसमें ये चीज है कि हमें वो रटाफाई करना है, या कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी नहीं हैं नहीं, इंग्लिश में, आप इंग्लिश गाइड कर में दें। 2 3 4 वेबसाइट्स हैं, वो वहां से उठाते हैं। तो मेरा म्यूनिसिपल ऑफिसर में भी 90 स्कोर था, तो इंग्लिश का पता है, वो इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन ये पाक प्रोफेशनल जो एमसीक्यूज है के ना, पाक एमसीक्यूज के अलावा और मैं- वेबसाइट जो है नहीं वो नहीं, आप एग्जाम वेदा इज गो लर्निंग और 3 4 वो ग्रुप में मतलब आप थोड़ा बुक्स हैं। इसको भेज दें जी जी, अगर। मैं आप गाइड गाइड कर दूंगा। थैंक इंग्लिश यू का ब्रदर। इशू नहीं है, लेकिन ये मसला है कि हो जाएगा, ये भी प्रोफेशनल हो का। जी जी जाएगा। जी जैसे थैंक अपने यू। मुताले के अंदर में चीजें लेके आए। मेरी जब पेपर था ना, मेरा मतलब मिसाल के तौर पे जब मेरा 1 महीना रहता था लेक्चरर के पेपर का, तो मेरा टारगेट होता था कि मैंने एक दिन के अंदर 1000 MCQ को अपनी नजरों से गुजारना है, ठीक है। आप अपने आजकल जो है, एक तो जिस बंदे की आप में से जिनकी थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि मैक्सिमम एमसीक्यू से नजर, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, एमसीक्यू को अपनी नजर से गुजारें। आप कहीं ना कोई आपकी जी सर। परसेप्शन बिल्ड होगी कि यार ये इस तरह का एमसीक्यूज आए तो इसका जवाब इस तरह का होता है, तो आपकी परसेप्शन बन जाएगी और पेपर में वो आपको आसानी पैदा करेगी। तो अभी लर्निंग की तरफ रहें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, हर रोज सीखें, मैक्सिमम पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये मेहनत ही आपको कामयाब करेगी। इंशाल्लाह वो सर, इंशाल्लाह। अपडेट कर इंशाल्लाह सर। दीजिएगा, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं प्ले लिस्ट के अंदर ये सारे लेक्चर जो अब तक हुए ना, तो ये आज वाले लेक्चर भी दोनों, यानी पहली वाली वीडियो और अब वाली वीडियो जो है, ये दोनों इनको मैं डिफरेंट नेम्स के साथ कर दूंगा, जो आज वाली, क्योंकि फिर मैं एडिट कोई नहीं करता, सेम हो बहू वही जो रिकॉर्डिंग है इसको अपलोड कर देता हूँ। उसके ऊपर टाइम लगता है तो टाइम इतना होता नहीं, ठीक है। तो ये वाली अब भी कर ठीक रहा है हूँ, ये सर। सारी आपको सर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, और आप आपके लिए अवेलेबल होगी, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओके। प्राइवेसी कैसे लगेगी हमें? प्राइवेसी नहीं, मतलब उसके पब्लिक से मुराद ये है कि वो वैसे पब्लिकली सबके पास नहीं होगी, लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे स्पेसिफाई होके आएगा और उस प्लेलिस्ट को ओपन करेगा वहां उसे मिलेगा। जी ठीक है सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इंतजार करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।